देखिए ऑन हो गया। कोई कंघी वगैरह है कुछ? अरे अब देखना, सॉरी मैं माइक ऑन करना भूल गया। गुड इवनिंग आद्या, नितेश, संजय, निशांत, आशीष, मनीषा, श्रेया, आदर्श, सिमरन, अश्विनी, नीतीश। हाँ अब आ रही होगी। नमन, हाँ माइक भूल गया था, नमन ऑन करना, ठीक है। हाँ खुश रहिए सारे लोग। आज तैयार रहें थोड़ा दर्शन पढ़ने के लिए, है ना। भागना नहीं है, घबराना नहीं है। तो थोड़ा सा न्याय का दार्शनिक पक्ष बिना समझे बिना आप सामाजिक न्याय को नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो थोड़ा सामाजिक न्याय को जानने के लिए न्याय के दार्शनिक पक्ष के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने कहा था कल आप लोगों को कि थोड़ा सा एनसीईआरटी वगैरह पढ़ लेंगे तो एक बेस बन जाता है ना। हाँ जय हिंद। ठीक है, अब बहुत क्लास का समय फिलहाल तो यही रहेगा नीतीश, अभी 4 से 6 का ही। ठीक है साक्षी। तो आज हम लोग थोड़ा न्याय का दार्शनिक पक्ष, देखो हमें समझना क्या है सामाजिक न्याय के बारे में, है ना। हमारे सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए हैं बेसिकली वह किससे रिलेटेड है, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। परंतु इस न्याय की अवधारणा को पहले समझे बिना हम सामाजिक न्याय के दर्शन को, मर्म को, सार को समझ नहीं पाते। तो पहले हमें समझना होगा कि न्याय क्या है, न्याय क्या है, और न्याय संबंधित जो भी मत है उसके बारे में संक्षेप कुछ विचारकों, विद्वानों या दार्शनिकों के बारे में जानना होगा। जैसे न्याय क्या है, पहले तो हम न्याय का संदर्भ एक अवधारणा के रूप में, एक राजनीतिक आदर्श के रूप में, सामाजिक आदर्श के रूप में न्याय क्या है, किसको हम जस्टिस कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। फिर जस्टिस संबंधित कुछ विचारकों के मत देखेंगे। उसमें सबसे पहले हम प्लेटो का मत संक्षेप में जानेंगे। फिर उसके बाद हम अरस्तु का मत जानेंगे, अरिस्टोटल का यानी अरस्तु का मत जानेंगे। देखो ये सब क्यों जानना जरूरी है। कोई राज्य आज क्यों वितरण मूलक न्याय पर बल देता है, आज कोई राज्य क्यों कल्याणकारी राज्य के तहत समाज के वंचित, उपेक्षित, शोषित, पीड़ित वर्गों के कल्याण के लिए बात करता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो राज्य की अवधारणा में न्याय और खास करके विशेष वर्गों के प्रति जो न्याय की भावना अधिक दिखाई पड़ती है, सभी के लिए न्याय की बात राज्य करता है,
परंतु न्यायिक प्रक्रियाओं को प्रदान करते वक्त, विकास प्रक्रिया को संचालित करते वक्त क्यों राज्य समाज के अति संवेदनशील वर्ग, उपेक्षित वर्ग को नीतिगत प्राथमिकताओं में सर्वोच्च रखता है? तो न्याय की मांग क्या है? क्या जो लोग सक्षम हैं उन्हीं को न्यायिक प्रक्रिया प्रदान करना न्याय की मांग है, या समाज के दबे कुचले वर्ग, समाज के जो भी उपेक्षित वर्ग हैं उनके साथ भी समदर्शी होकर समान व्यवहार करना और उन्हें न्याय प्रदान करना, यह सिर्फ राज्य नहीं बल्कि एक नैतिकता, मानवता के नाते भी उचित है? तो हम लोग पहले जानेंगे प्लेटो का न्याय संबंधित मत, संक्षेप में, बहुत दर्शन नहीं पढ़ेंगे, है ना? ठीक है राम मिलन, आइए विशाल, सब हम नोट करा देंगे। जहां नोट करने की बात है उसको नोट मैं करा दूंगा, जहां लिखना है मैं डिक्टेशन आप लोग को दे दूंगा। तो फिर हम अरस्तु की विचारधारा के बाद हम थोड़े जो उदारवादी हैं, लिबरलिज्म जो उदारवाद की विचारधारा है, उसमें न्याय का क्या मत है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। अब देखो, इसके साथ साथ हम थोड़ा मार्क्सवाद की विचारधारा में न्याय को किस रूप में व्याख्यायित किया गया है, हम उसकी चर्चा करेंगे। और फिर हम सामाजिक न्याय के रॉल्स के सिद्धांत पर आएंगे, यानी जॉन रॉल्स का जो विचार है, सामाजिक न्याय का जो उनका सिद्धांत है, उसकी चर्चा हम लोग संक्षेप में करेंगे। फिर सामाजिक न्याय के कुछ भारतीय विचारकों के बारे में भी हम जानकारी रखेंगे, उनकी क्या उनका दृष्टिकोण है। और उस क्रम में हम लोग थोड़ा गांधी एवं अंबेडकर के विचारों के बारे में चर्चा करेंगे कि गांधीयन फिलॉसफी में या गांधी जी की मूल मान्यताओं में, विचारों में न्याय का, उनका सामाजिक न्याय का उनका क्या संदर्भ है, और अंबेडकर सामाजिक न्याय की अवधारणा के रूप में जिस न्याय की बात करते हैं उस न्याय का उनका परिप्रेक्ष्य क्या है। क्योंकि जब भी आप बोलचाल की भाषा में सोशल जस्टिस में हम अंबेडकर को सामाजिक न्याय के मसीहा, दलितों के मसीहा के रूप में जानते हैं, तो जो अंबेडकर की विचारधारा रही है उसमें सामाजिक न्याय का दृष्टिकोण क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और अंत में संविधान के अंतर्गत, यानी संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत न्याय की संकल्पना क्या है, संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत जो न्याय की व्याख्या है उसके बारे में अंत में चर्चा करेंगे। देखो बच्चों, ये टॉपिक आपके सिलेबस में एग्जैक्ट कहीं नहीं है, परंतु आपको पूरा का पूरा सिलेबस समझने का यह एक आधार है, एक तरह से कह लें कि यह बेस है, इसी पर आपके जस्टिस का पूरा भवन या इमारत खड़ी होने वाली है। तो जब तक आप न्याय और न्याय के दर्शन को नहीं समझेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि कोई राज्य कल्याणकारी राज्य की नीतियों के तहत क्या करता है। जैसे एग्जाम्पल से समझें, मुक्त बाजार प्रणाली, सब जानते हैं कि मुक्त बाजार प्रणाली कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा पर आधारित है, जो योग्य होगा वो आगे बढ़ेगा। तो क्या इस प्रकार की जो प्रणाली है वह सामाजिक असमानता को क्या जन्म नहीं दे देगी? आखिर क्यों राज्य मुक्त बाजार प्रणाली पर अपना ध्यान रखता है? क्यों वह पूंजीवाद का जो आर्थिक मॉडल है वह क्यों सर्वत्र अधिक लोकप्रिय है? तो न्याय संबंधित आज हम कुछ दार्शनिक पक्षों को जानने वाले हैं, आराम से सुनेंगे आज, ठीक ना? अन्य अनावश्यक प्रश्न आज नहीं पूछना, पहले समझ लो, है ना? तो पहले चलते हैं, न्याय क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। यानी न्याय का सैद्धांतिक पक्ष क्या है? देखो, न्याय को मूलतः एक हम पॉलिटिकल आदर्श के रूप में जानते हैं कि न्याय मूलतः एक राजनीतिक आदर्श है। सिर्फ यह राजनीतिक आदर्श भी नहीं है बल्कि यह सामाजिक आदर्श भी है और एक नैतिक आदर्श भी है। यानी किसी समाज के संचालन हेतु न्याय उस सामाजिक व्यवस्था की मांग है जिसके अभाव में हम किसी भी सामाजिक व्यवस्था की परिकल्पना नहीं कर सकते। यानी न्याय को मूलतः हम पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में पढ़ते हैं और कहते हैं कि न्याय एक पॉलिटिकल आइडियल है, एक आदर्श है। कोई भी समाज इस आदर्श की प्राप्ति हेतु प्रयासरत रहता है
हो सकता है कि वह आदर्श के निकट हो या दूर हो, परंतु हर राज्य न्याय को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहता है। तो किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के सम्यक संचालन हेतु एक राजनीतिक आदर्श के रूप में न्याय एक सर्वोच्च आदर्श के रूप में स्थापित है। तो न्याय सिर्फ राजनीतिक आदर्श नहीं बल्कि सामाजिक नैतिक आदर्श है। न्याय को जब हम व्याख्यायित करते हैं तो न्याय हम क्या कहते हैं कि उचित मूल्य निर्णय की संकल्पना, उचित मूल्य निर्णयन की संकल्पना न्याय कहलाती है। और ये जो न्याय शब्द है, लिखवा दूंगा जहां लिखवाने की जरूरत है, ये जो न्याय शब्द है यह लैटिन भाषा के शब्द जस्टिस जो आप कहते हो, यह जस्ट से बना है, जिसका अर्थ होता है कि विभिन्न विचारों में संश्लेषण करना, विभिन्न विचारों के मध्य समन्वय स्थापित करना या संश्लेषित करना। जैसे न्याय का मतलब है कि जब न्याय की बात होती है तो विभिन्न राजनीतिक आदर्शों के मध्य यह संतुलन लाने का कार्य करता है। जैसे आप कई राजनीतिक आदर्श हैं, जैसे आप कहते हो समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता, ये सब क्या है? राजनीतिक आदर्श हैं। इन सभी में एक बैलेंसिंग फोर्स जो है, इन सभी के मध्य एक संतुलन लाने का कार्य कौन करता है? न्याय। तो न्याय शब्द की व्युत्पत्ति आप समझें कि न्याय का आशय होता है कि विभिन्न विचारों के मध्य संश्लेषण या समन्वय के पश्चात अधिक तार्किक विचार को स्वीकार करते हुए निर्णय करना। यानी न्याय एक तरह से उचित मूल्य निर्णयन की संकल्पना है और यह सभी राजनीतिक आदर्शों में श्रेष्ठ है। जैसे मान लीजिए हम जब बात करते हैं राजनीतिक आदर्श, आप कह सकते हैं कि समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, ये सभी क्या है? एक पॉलिटिकल आइडियल्स हैं। लेकिन कितनी मात्रा में समानता और कितनी स्वतंत्रता हो, इन सब के मध्य एक संतुलनकारी अगर कोई शक्ति है, जो एक बैलेंसिंग फोर्स है, वही बैलेंसिंग फोर्स क्या है? न्याय। अर्थात न्याय विभिन्न राजनीतिक आदर्शों के मध्य संतुलन लाने वाली एक शक्ति है, जिसके अभाव में किसी भी समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए हम कहते हैं कि न्याय सभी आदर्शों में श्रेष्ठ है। समानता, कितनी मात्रा में समानता, स्वतंत्रता, किस हद तक स्वतंत्रता, ये सब न्याय निर्धारित करता है। जैसे मान लीजिए हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है, परंतु एक व्यक्ति की स्वतंत्रता किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता के मार्ग में बाधक न हो, तो इस स्वतंत्रता की सीमा हो क्या हो, इसका निर्धारण कौन करेगा? और यही संतुलन लाने का कार्य, निर्धारण करने का कार्य कौन करता है? न्याय। तो न्याय एक राजनीतिक सामाजिक आदर्श है, जिसके अभाव में किसी समाज या राष्ट्र या राज्य की परिकल्पना नहीं कर सकती। यह उचित मूल्य निर्णय की संकल्पना, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और बेहतर समाज या राज्य के परिप्रेक्ष्य में जो सही है या गलत है, उस संदर्भ में अधिक तार्किक निर्णय को ही हम न्याय के रूप में रखते हैं। तो मान लीजिए अगर हमसे सामान्य बोलचाल की भाषा में पूछे कि न्याय क्या है, तो हम कह सकते हैं कि उचित मूल्य निर्णय की संकल्पना न्याय कहलाती है, जो विभिन्न राजनीतिक सामाजिक आदर्शों के मध्य एक बैलेंस का कार्य करती है, कहीं ना कहीं संतुलन स्थापित करने का कार्य करती है। तो पहले थोड़ी सी न्याय की भूमिका नोट करें। डिक्टेशन में दे रहा हूं, लिख लें। अब थोड़ा सा एक हेडिंग बनाओ, पहले न्याय। न्याय से बढ़ते हुए हम लोग सामाजिक न्याय पर आएंगे, है ना। तो एक हेडिंग बना लो, पहले न्याय। लिखिए न्याय के बारे में, लिखिए न्याय एक सामाजिक, राजनीतिक व नैतिक आदर्श है। न्याय एक सामाजिक, राजनीतिक व नैतिक आदर्श है, जो विभिन्न आदर्शों के मध्य, जो विभिन्न आदर्शों के मध्य
संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है। जो, नोट करें सारे लोग, न्याय एक राजनीतिक, सामाजिक व नैतिक आदर्श है जो विभिन्न आदर्शों के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है। सामान्यतः उचित मूल्य निर्णयन की संकल्पना को, सामान्यतः उचित मूल्य निर्णयन की संकल्पना को न्याय कहा जाता है। लिखता हूं भाई, न्याय शब्द, न्याय अर्थात जस्टिस, लिखो, लैटिन भाषा के शब्द जस्ट से बना है। लैटिन भाषा के शब्द जस्ट से बना है, जिसका आशय विभिन्न विचारों, तर्कों, मान्यताओं के मध्य समन्वित, के मध्य, ऐसे लिखें, संश्लेषण करना है। अर्थात न्याय विभिन्न विचारों, तर्कों एवं विचारों, लिख रहा हूं बोर्ड पे, विभिन्न विचारों एवं, एक ही बात को रंजन 10 बार नहीं लिखना है ना, विभिन्न विचारों एवं तर्कों के मध्य संतुलन स्थापित करते हुए अधिक तार्किक मत या विचार का समर्थन करना। अर्थात विभिन्न विचारों एवं तर्कों के मध्य संतुलन स्थापित करते हुए अधिक तार्किक मत को या विचार को समर्थन प्रदान करना। न्याय विभिन्न राजनीतिक आदर्शों में, विभिन्न राजनीतिक आदर्शों में न्याय विभिन्न राजनीतिक आदर्शों में संतुलन लाने वाली अवधारणा है। अवधारणा है जिसके अभाव में किसी भी राज्य या समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती।
भैया राहुल, अंग्रेजी थोड़ा बहुत आता है, हिंदी में लिखो फिर अंग्रेजी, क्या मजाक है यार। कितना क्लास लगेगा, कितना टाइम लगेगा, सब कल बता चुका हूं। दोबारा 4 मैसेज अपने राहुल आपने लिख दिया, ये बताता है कि आप कितने इम्पेशेंट हैं, है ना। 20 क्लास लगेगी, 40 घंटे के ऑलमोस्ट आसपास लगेगी, है ना। अब दोबारा मत पूछना, नोट करो, ध्यान फोकस करो क्लास पर, आवर और ये सब पर ध्यान नहीं। न्याय विभिन्न राजनीतिक आदर्शों में संतुलन लाने वाली अवधारणा है, जिसके अभाव में किसी भी राज्य या समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती। पैराग्राफ चेंज करके क्या है न्याय, उसको हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। न्याय निष्पक्षता है, अर्थात बिना किसी पूर्वाग्रह, मूल्य से ग्रसित हुए बिना कोई भी तार्किक निर्णय करना न्याय कहलाता है। न्याय का महत्व इस बात से है कि कोई भी आदर्श, मूल्य, विचार समाज या राज्य के संदर्भ में कितना उचित या अनुचित है, इसका निर्धारण न्याय की कसौटी के आधार पर ही, न्याय की कसौटी के आधार पर ही किया जाता है। लिखने दो भाई, कुछ लोगों को बोर्ड में देखकर लिखना है, कोई बात नहीं, है ना। न्याय क्या है? निष्पक्षता है। न्याय निष्पक्षता यानी किसी भी पक्षपात, पूर्वाग्रह, मूल्य से ग्रसित हुए बिना कोई भी तार्किक निर्णय करना जिसमें भावना, संवेदना, इन सब का कोई स्थान ना हो। यानी कहीं ना कहीं न्याय विभिन्न प्रकार के पूर्वाग्रह, पक्षपात या मूल्य जिनसे तटस्थ होकर एक अधिक तार्किक निर्णय करना न्याय है। और देखो, न्याय का महत्व किस बात से है कि कोई भी आदर्श, मूल्य, विचार समाज या राज्य के लिए कितनी मात्रा में उचित या अनुचित है, ये सब निर्धारण किसके आधार पर करते हैं? न्याय। जैसे एग्जाम्पल से समझें कि किसी व्यक्ति को दंडित किया जाना, न्याय की मांग है कि किसी व्यक्ति ने विधि सम्मत जो भी प्रावधान है उसका उल्लंघन किया है, परंतु उल्लंघन के पश्चात दंड की मात्रा कितनी होनी चाहिए, यह निर्धारित करने का कार्य किसकी कसौटी के आधार पर करते हैं आप? न्याय की कसौटी। किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया जाए तो कितनी मात्रा में स्वतंत्रता होनी चाहिए जिससे कि अन्य की स्वतंत्रता प्रभावित न हो। समानता का अधिकार प्रदान सभी को किया जाना चाहिए, परंतु कहीं ना कहीं समाज का कोई एक विशिष्ट वर्ग है जो सदियों से उपेक्षित है,
तो कहीं ना कहीं उसकी भलाई के मद्देनजर सभी लोगों के मध्य जानबूझकर कोई न कोई असमान व्यवहार किया गया। कहने का मतलब कि न्याय का महत्व आप इस बात से समझें कि कोई भी आदर्श मूल्य विचार राज्य या समाज के लिए कितना हितकारी है, कितना सही है, कितना गलत है, कितना उचित है या कितना अनुचित है, ये सब निर्णय हम किसकी कसौटी के आधार पर करते हैं? न्याय की कसौटी के आधार पर। इस प्रकार की अगर कसौटी हमारे पास नहीं हो तो हम नहीं निर्धारित कर पाएंगे कि हम किसी समाज के संचालन में किस प्रकार समाज को लेकर आगे बढ़े। तो न्याय क्या है, संक्षेप में आपने समझा। देखो, इनको समझने के पीछे हमारा उद्देश्य है ताकि हम सामाजिक न्याय को समझ पाए। अब देखो, न्याय जो है वह स्थान, काल, परिस्थिति से भी प्रभावित होता है। न्याय, कुछ न्याय हैं जो सार्वभौमिक मूल्य के रूप में, न्याय के रूप में दिखते हैं, परंतु कुछ न्याय जो है, न्याय का स्वरूप जो है वह समय, स्थान, परिस्थिति सापेक्ष होता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की हत्या करना यह अपराध है, यह न्याय की मांग है कि ऐसा करने वाले व्यक्ति को आप दंडित करें। परंतु यदि आप पर कोई व्यक्ति जानलेवा हमला करे तो अपने प्राणों की सुरक्षार्थ जो है, आप अगर सामने वाले व्यक्ति को नुकसान भी पहुंचाए तो कहीं ना कहीं यह न्याय संगत है। यानी न्याय समय, स्थान, काल, परिस्थिति के सापेक्ष होता है। जैसे मान लीजिए आज से कुछ वर्ष पूर्व समाज के लिए हो सकता है कुछ चीजें उचित हो, परंतु बदलते परिवेश में वह समाज के लिए उतना उचित न हो। यानी न्याय, कुछ न्याय ऐसे हैं जो सार्वभौमिक मूल्य के रूप में, सार्वभौमिक मूल्य के रूप में स्थापित रहते हैं, और न्याय कुछ समय, काल या परिस्थिति जन्य होता है, उससे प्रभावित होता है। तो न्याय का मूल विमर्श एक प्रकार से उचित मूल्य निर्णयन को लेकर है। तो ये संक्षेप में आपने न्याय के बारे में समझा। एक दो लाइन इसमें और लिख लेते हैं। लिखिए, न्याय स्थान, काल एवं परिस्थिति सापेक्ष होता है। अर्थात न्याय प्रदान करते वक्त परिस्थिति काल, स्थान का भी ध्यान रखा जाता है। न्याय की यह मांग है कि वह विभिन्न तर्क, विचारों, मान्यताओं को जानने के पश्चात अधिक तार्किक विचार, मान्यता के समर्थन में अपनी राय या स्वीकृति प्रदान करें। देखो, न्याय क्या लिखा आपने? स्थान, काल एवं परिस्थिति सापेक्ष होता है। अर्थात न्याय प्रदान करते वक्त परिस्थिति, काल एवं स्थान का भी ध्यान रखा जाता है।
न्याय की यह मांग है कि वह विभिन्न तर्क, विचारों, मान्यताओं को जानने के पश्चात अधिक तार्किक विचार, मान्यता के समर्थन में अपनी राय या स्वीकृति प्रदान करे। थोड़ा सा ये न्याय का एक व्याख्या हमने देखा, एक अवधारणा के रूप में, संकल्पना के रूप में न्याय क्या है, आप इसको जानने की कोशिश हम कर रहे थे। थोड़ा सा न्याय के संबंधित दृष्टिकोण अलग अलग विद्वानों का क्या है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। और सबसे पहले हम प्लेटो के न्याय संबंधित मत को जानते हैं, है ना। एक पेज छोड़कर लिखें, है ना, प्लेटो का न्याय संबंधित दृष्टिकोण। यहां तक नोट कर लिया है, ठीक है। अब आगे एक हेडिंग बनाते हैं, न्याय संबंधित दृष्टिकोण मत। उसमें पहला, न्याय संबंधित विभिन्न मत या दृष्टिकोण। इसमें पहला हम लोग उठाते हैं प्लेटो का मत। पहला, प्लेटो की न्याय की अवधारणा। या न्याय को लेकर प्लेटो का विचार क्या है, पहले समझ लेते हैं, फिर नोट करा दूंगा। पहले गौर से समझो। से प्लेटो एक प्रमुख विचारक रहे हैं, एक दार्शनिक रहे हैं। उन्होंने न्याय संबंधित व्याख्या की है। जिसे प्लेटो का जो मूल ग्रंथ है रिपब्लिक, उसका हम लोग अल्टरनेटिव नाम, वैकल्पिक नाम कहीं ना कहीं जस्टिस के रूप में, कंसर्निंग जस्टिस को मानते हैं। यानी न्याय संबंधित जो आरंभिक दर्शन या व्याख्याएं हुई है उसमें प्लेटो का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्लेटो न्याय को आत्मा का गुण मानते हैं और कहते हैं कि न्याय विभिन्न आदर्शों के मध्य एक संतुलन लाने वाली शक्ति है। और ऐसी व्याख्या करते समय प्लेटो कहते हैं कि मनुष्य की 3 मूल प्रवृत्ति है। जैसे आप समझें कि मानव जो है उसकी 3 मूल प्रवृत्ति है। बेसिक इंस्टिंक्ट जो है मानव की, वह 3 मूल प्रवृत्ति है। पहला जो है उसको आप कह सकते हैं इंद्रिय सुख। दूसरा जो है इंद्रिय सुख, दूसरा को आप साहस या शौर्य कह सकते हैं, और तीसरे को आप विवेक यानी विजडम के रूप में रख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं इंद्रिय सुख, एपिटाइट, स्पिरिट और विजडम, ये 3 इंद्रिय सुख। हर मनुष्य क्या चाहता है? इंद्रिय सुख को प्राप्त करना। साहस या शौर्य का भी गुण व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति है, मूल विशिष्टताएं। इसके साथ साथ विवेक यानी विजडम, यह मानव की मूल प्रवृत्ति है। इन तीनों के मध्य संतुलन करना, यह किसका कार्य है? न्याय का। यानी न्याय करता क्या है? तो विभिन्न मानव की मूल प्रवृत्तियों के मध्य संतुलनकारी एक शक्ति है कि कितनी मात्रा में इंद्रिय सुख के लिए व्यक्ति प्रेरित हो, साहस की कितनी मात्रा हो और उसमें विवेक की कितनी मात्रा हो। यानी मानव की तीनों मूल प्रवृत्तियों के मध्य संतुलनकारी शक्ति के रूप में प्लेटो किसको मानता है? न्याय को। और प्लेटो न्याय के बारे में कहता है कि यह तो आत्मा का गुण है, यह ईश्वर का गुण है। कहीं ना कहीं न्याय जो है वह सभी राजनीतिक आदर्शों में श्रेष्ठ है और यह मनुष्य की 3 मूल प्रवृत्तियों में एक संतुलनकारी शक्ति है। मानव की मूल प्रवृत्ति एपेटाइट, इंद्रिय सुख, वासना आदि है। साहस या शौर्य यह उसकी दूसरी प्रवृत्ति है, और तीसरा विवेक यानी कहीं ना कहीं विद्वतापूर्ण या बुद्धि। ये 3 मानव की मूल प्रवृत्ति है। तीनों में संतुलन लाने का कार्य कौन करता है? न्याय। अब थोड़ा सा प्लेटो के विचार को और समझते हैं। प्लेटो जब राज्य की व्याख्या करता है, समझना कि राज्य को प्लेटो कहता है कि राज्य
मानव का ही बृहत स्वरूप है, मानव का ही एक बृहत स्वरूप है। स्टेट इज द मैन रिट लार्ज, यानी मानव का ही एक बृहत्तर स्वरूप क्या है, राज्य है। तो जैसे मानव की तीन मूल प्रवृत्तियां थी, उसी प्रकार एक राज्य को हम तभी न्यायपूर्ण राज्य कह सकते हैं जब वहां पर तीन मूल प्रवृत्तियों के प्रतिनिधियों के मध्य संतुलन हो। इच्छा, इसको हम उत्पादन के रूप में, उत्पादक वर्ग के रूप में वह देखता है, इच्छा, तृष्णा, वासना। और दूसरा को वह कहता है साहस या शौर्य, और इसके प्रतिनिधि के रूप में वह सैन्य वर्ग या सैनिक वर्ग को रखता है। और तीसरे विद्वान यानी विवेक के रूप में वह विद्वान वर्ग को रखता है। समझना प्लेटो क्या कहना चाहता है। कहता है जैसे मनुष्य में तीन नैसर्गिक, नैसर्गिक मतलब मूल प्रवृत्ति, प्राकृतिक रूप से प्रवृत्ति है, उसी प्रकार राज्य भी क्या है, मानव का ही बृहत स्वरूप है। मनुष्य का ही एक बृहत्तर पार्ट क्या है, राज्य है। यानी राज्य मानव का ही बृहत स्वरूप है। हम एक न्यायपूर्ण राज्य उसको कह सकते हैं जिसमें राज्य इंद्रिय सुख या वासना के प्रतिनिधि के रूप में उत्पादक वर्ग, जो भी उत्पादन प्रक्रिया में भागीदार हो, साहस या शौर्य के प्रतिनिधि सैनिक वर्ग, इसी प्रकार विवेक के प्रतिनिधि कौन, विद्वान वर्ग, इन तीनों के मध्य संतुलन स्थापित करता है। तो जो प्लेटो की अवधारणा है उसमें मूलतः राज्य, न्यायप्रिय राज्य किसको कहा गया, न्यायपूर्ण राज्य उसको कहा गया जो अपने उत्पादक वर्ग अर्थात किसान, श्रमिक, सैनिक वर्ग, सैन्य वर्ग तथा विद्वान वर्ग यानी दार्शनिक वर्ग, इन तीनों के मध्य संतुलन स्थापित करते हुए अपनी शासन व्यवस्था का संचालित करे। अब देखो, ये जो प्लेटो की धारणा है, एक तरह से यहां पर मूर्तता कम है और अमूर्तता अधिक है। कितनी मात्रा में संतुलन हो ये प्लेटो नहीं बताता, कि न्याय प्रदान करते वक्त विवेक का कितना अनुपात होना चाहिए, साहस या शौर्य का कितना अनुपात होना चाहिए, या इच्छा या इंद्रिय सुख का कितना अनुपात होना चाहिए। एक प्रकार से इनकी जो व्याख्या है वह दार्शनिक अधिक है, व्यवहारिक कम है। और यह प्लेटो आत्मा का गुण मान बैठते हैं, परंतु यहां पर मूर्तता, स्पष्टता का अभाव है। और यही कारण है कि प्लेटो के न्याय संबंधित इस मत की आलोचना अरस्तु के द्वारा कालांतर में की जाती है। संक्षेप में आप समझे, फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि न्याय क्या है, प्लेटो के दर्शन में केंद्रीय स्थान रखता है। यही कारण कि उसकी जो मूल, जो उसकी किताब है रिपब्लिक, उसका नाम जो है वैकल्पिक नाम कंसर्निंग जस्टिस भी कहा जाता है। प्लेटो न्याय को समस्त, न्याय का जो है वह उसके समस्त दर्शन की नींव है। प्लेटो के पूरे दर्शन की नींव है न्याय। और वह कहता है न्याय आत्मा का गुण है। कहता है कि मनुष्य की तीन मूल प्रवृत्ति है, पहला इंद्रिय सुख, वासना, दूसरा साहस या शौर्य, और तीसरा विवेक। इन तीनों के मध्य संतुलनकारी शक्ति कौन है, न्याय है। यानी न्याय मानव की तीन मूल प्रवृत्तियों के मध्य संतुलन लाने वाली एक शक्ति है। अब देखिए, प्लेटो राज्य को भी मानव का ही एक बृहत स्वरूप मानता है, और वो कहता है कि राज्य क्या है, मनुष्य का ही एक बृहद स्वरूप है। जैसे मनुष्य में तीन भावनाएं थी, मूल प्रवृत्तियां थी, उसी प्रकार राज्य में भी तीन मूल प्रवृत्तियां होती है। उन तीनों प्रवृत्तियों के प्रतिनिधि वर्ग होते हैं इच्छा, इंद्रिय सुख, वासना, यानी कहीं ना कहीं इसके प्रतिनिधि उत्पादक वर्ग हैं जिसमें किसान या श्रमिक हैं। साहस या शौर्य के प्रतिनिधि सैनिक वर्ग हैं, या शासन प्रशासन के स्तर पर जो भी संलग्नित हैं वो वर्ग हैं। और विवेक यानी विद्वतापूर्ण आचरण करने वाले विद्वान वर्ग, दार्शनिक वर्ग। इन तीनों के मध्य संतुलन लाकर शासन संचालन करने वाला राज्य ही क्या है, प्लेटो के न्यायपूर्ण राज्य की अवधारणा है। अब देखो, ये सब बातें कब की है, ईसा पूर्व चौथी सदी में।
उस समय न्याय की जो व्याख्याएं हो रही है उसमें अमूर्तता अधिक है और इसमें कोई व्यवहारिक संदर्भों में न्याय की व्याख्या नहीं हो रही। इसी कारण इनके दर्शन की भी आलोचना होगी। तो संक्षेप में थोड़ा सा प्लेटो के विचार को नोट करते हैं। लिखूं फिर? लिखना पड़ेगा ही ना? ठीक। लिखता हूं मैं। प्लेटो का जो हेडिंग बनाया है, प्लेटो की न्याय संबंधित अवधारणा। देखिए, न्याय की व्याख्या प्लेटो के द्वारा व्यापक संदर्भों में की गई है। प्लेटो के समस्त दर्शन की नींव न्याय पर आधारित है। प्लेटो की प्रमुख कृति रिपब्लिक का वैकल्पिक नाम कंसर्निंग जस्टिस, न्याय का विचार, माना जाता है। प्लेटो न्याय को आत्मा का गुण मानते हैं एवं इसे एक संतुलनकारी, इसे बोल रहा हूं साथ साथ लिख भी रहा हूं, कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है, सुनते चले। प्लेटो न्याय को आत्मा का गुण मानते हैं एवं इसे एक संतुलनकारी सत्य के रूप में देखते हैं। प्लेटो के अनुसार इसे एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में देखते हैं। नहीं, उत्पादक वर्ग और विवेक वर्ग में अंतर अभी आ रहे हैं उस पर। प्लेटो के अनुसार मानव की 3 मूल प्रवृत्ति होती है जो निम्न है। मानव की 3 मूल प्रवृत्ति है जो निम्न है। कौन कौन? तो पहला, इंद्रिय सुख, तृष्णा, वासना आदि। पहला, फर्स्ट, इंद्रिय सुख, तृष्णा आदि, एपेटाइट। दूसरा, साहस या शौर्य, स्पिरिट। और तीसरा, विवेक यानी विजडम। न्याय
उपरोक्त तीनों मूल प्रवृत्तियों के मध्य संतुलन, ठीक है कर रहा हूं बैक, स्थापित करता है। लो रंजन, प्लेटो न्याय को आत्मा का गुण मानते हैं और एवं इसे एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में देखते हैं। प्लेटो के अनुसार मानव की तीन मूल प्रवृत्ति होती है जो निम्न है। बोल के ही लिखवाता हूं मैं हर क्लास में, लेकिन आपके यहां थोड़ा दिक्कत आ जाती है इसलिए लिख भी दे रहा हूं, बोल भी रहा हूं। पहला क्या है? इंद्रिय सुख या तृष्णा, जिसको एपेटाइट कहते हैं आप। दूसरा साहस या सौर, स्पिरिट। और तीसरा विवेक या विजडम। मुझे इसका आइडिया नहीं है, किस बैच में क्लास चल रही नहीं। न्याय उपरोक्त तीनों मूल प्रवृत्तियों के मध्य संतुलन स्थापित करता है। समझ गए? न्याय क्या करता है कि मानव की जो तीन मूल प्रवृत्ति है, कौन कौन? पहला तृष्णा, ऐसे आप समझें। दूसरा साहस या शौर्य, और तीसरा विवेक। इन तीनों के मध्य एक संतुलन लाने वाली शक्ति क्या है? न्याय है। यह प्लेटो की मान्यता है। यानी प्लेटो क्या कहता है कि तृष्णा, साहस, शौर्य या विवेक, तीनों के मध्य संतुलनकारी शक्ति कौन है? न्याय है। अब देखिए प्लेटो करता क्या है? राज्य को ही मानव का बृहद स्वरूप समझता है। अधिकतर हम लोग को अरस्तु पर गौर करना है। प्लेटो का बहुत संचय अरस्तु पर ही पूरा सामाजिक न्याय का नींव है। चलते हैं, लिखते हैं। देखिए प्लेटो राज्य को मानव का बृहद स्वरूप मानता है। उसके अनुसार एक न्यायपूर्ण राज्य वह राज्य है, न्यायपूर्ण राज्य वह है जो तीनों मूल प्रवृत्तियों, जो तीनों विवेक यानी बुद्धि, एक न्यायपूर्ण राज्य वह है जो तीनों मूल प्रवृत्तियों के प्रतिनिधि वर्गों के मध्य संतुलन स्थापित करता है। प्लेटो राज्य को मानव का ही बृहद स्वरूप मानता है। जैसे मनुष्य है उसी का बृहद स्वरूप, बड़ा आकार क्या है? राज्य। उसके अनुसार एक न्यायपूर्ण राज्य वह है जो तीनों मूल प्रवृत्तियों के प्रतिनिधि, यानी जो मूल प्रवृत्ति को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ग है, उनके मध्य संतुलन स्थापित करता है, बैलेंस स्थापित करता है। यानी राज्य क्या करे? तो इंद्रिय सुख को प्रतिनिधित्व करने वाले कौन है? उत्पादक वर्ग। इसी प्रकार साहस या शौर्य के प्रतिनिधि कौन है? तो सैनिक वर्ग। और विवेक के प्रतिनिधि कौन है? विद्वान या दार्शनिक वर्ग। तो तीनों के मध्य क्या करना है? संतुलन लाना है ना। चलते हैं। देखिए अर्थात प्लेटो का मानना है कि राज्य
इंद्रिय सुख के प्रतिनिधि उत्पादक वर्ग इंद्रिय सुख के प्रतिनिधि उत्पादक वर्ग साहस के प्रतिनिधि सैन्य वर्ग तथा विवेक के प्रतिनिधि विद्वान या दार्शनिक वर्ग के मध्य संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है। यानी प्लेटो के अनुसार न्यायपूर्ण राज्य की अवधारणा किस बात को है लेकर है, तो न्यायपूर्ण राज्य में क्या होगा कि न्यायपूर्ण राज्य के अंतर्गत जो इंद्रिय सुख के प्रतिनिधि हैं कौन हो गए, इंद्रिय सुख के प्रतिनिधि उत्पादक वर्ग, है ना। इसी प्रकार साहस के प्रतिनिधि कौन हो गए, सैन्य वर्ग। इसी प्रकार विवेक के प्रतिनिधि कौन हो गए, तो विद्वान या दार्शनिक वर्ग। इन तीनों के मध्य न्यायपूर्ण राज्य क्या करता है, संतुलन लाता है, इनके मध्य बैलेंस लाता है, और इसलिए वह न्यायपूर्ण राज्य की अवधारणा देता है। अब देखो ये सब बातें दार्शनिक अधिक है, व्यवहारिक संदर्भ में इनकी उपयोगिता कम है। संतुलन की मात्रा कितनी हो, किस मात्रा में साहस होना चाहिए, किस मात्रा में इंद्रिय सुख होना चाहिए और किस मात्रा में विवेक, तीनों के मध्य संतुलन या समन्वय कैसे स्थापित किया जाए, ये सब बातें प्लेटो ने कुछ नहीं बताई। तो सिर्फ उनके दर्शन में आत्मा का गुण बताकर, ये सभी बातें बताकर कहीं ना कहीं न्याय की बड़ी ही अमूर्त व्याख्या की गई और व्यवहारिक व्याख्या नहीं की गई। इन्हीं सभी बातों पर प्लेटो के दर्शन की आलोचना हुई और उसी आलोचना के क्रम में अरस्तु के न्याय संबंधित मत सामने आए। तो इतना आप नोट कर लें, फिर हम लोग अरस्तु पर आते हैं कि अरस्तु क्या कहता है। अगला एक हेडिंग बना लोगे, अरस्तु की न्याय संबंधित अवधारणा। सेकंड में अरस्तु की न्याय संबंधित विचार। अब देखो अरस्तु न्याय संबंधित प्लेटो की मान्यता का खंडन करेंगे और वह कहता है कि न्याय सिर्फ आत्मा का गुण है। ऐसी विचारधारा न्याय के संदर्भ में इसे अमूर्तता प्रदान करती है। वास्तव में न्याय क्या है कि न्याय कोई सद्गुण या आत्मा का गुण नहीं है, बल्कि न्याय उस गुण का व्यवहारिक स्वरूप में प्रयोग से है। जैसे विवेकी होना अलग बात है और विवेक के आधार पर आचरण करना न्याय है। विवेकी होना या विवेक जो है वह सद्गुण है, गुण है, परंतु विवेकपूर्ण व्यवहार करना यह न्याय की मांग। साहसी होना या आप में शौर्य शक्ति का होना यह अलग बात है, परंतु साहसपूर्ण आचरण करना यह न्याय की मांग है। यानी न्याय सिर्फ आत्मा का गुण, ईश्वर का गुण ये सब नहीं है। कहीं ना कहीं न्याय जो है वह किसी भी सद्गुण का व्यवहारिक संदर्भ में प्रयोग है।
जैसे अरस्तु ने अपनी ग्रंथ एथिक्स में न्याय की विशद व्याख्या की और उनका मानना है कि न्याय का संदर्भ सिर्फ कानूनी संदर्भ तक सीमित नहीं है, बल्कि न्याय का संदर्भ अति व्यापक है। और अरस्तु कहता है कि अन्य सभी सद्गुणों की तुलना में न्याय को सर्वोच्च स्थान दिया जाना चाहिए। यानी एक प्रकार से वह सद्गुण का व्यवहारिक स्वरूप न्याय को मानता है। अब थोड़ा सा अरस्तु की विचार, अरस्तु को अच्छे से, प्लेटो आप समझे ना समझे, अरस्तु को समझना है, क्योंकि यहीं से उदारवाद, जॉन रॉल्स सभी को आप समझ पाएंगे, अरस्तु से लिंक्ड अप है ना। तो चलते हैं अरस्तु ने क्या कहा उसके बारे में। पहले एक दो बातें नोट करो, फिर इसको समझाता हूं। लिखिए, इसमें कुछ बातों को नोट पहले कर लीजिए, फिर समझते हैं। अरस्तु ने न्याय की व्यापक व्याख्या अपने ग्रंथ एथिक्स में की है। अरस्तु प्लेटो की भांति, प्लेटो की तरह भांति न्याय को आत्मा का गुण या सद्गुण नहीं मानता, बल्कि वह सद्गुण के व्यवहारिक संदर्भ को, व्यवहारिक प्रयोग को न्याय कहता है। ठीक हो ना? दर्शन है, थोड़ा एक क्लास में दिमाग पर स्ट्रेस पड़ता है ना, लेकिन जब इसको आप घर पे आराम से रिवाइज करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। क्यों सामाजिक न्याय की अवधारणा आई, अरस्तु क्या कहा, ये सब थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि तभी आप न्याय के दर्शन को समझ पाएंगे। इसीलिए थोड़ा बहुत स्ट्रेस पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा फिलॉसफी है। फिर भी इसको जितना सरलता के साथ समझाया जा सकता है वो मैं कोशिश कर रहा हूं लगातार। यानी अरस्तु क्या कहता है, अरस्तु प्लेटो की भांति, प्लेटो ने क्या मान लिया था, अरे भाई अभी भी बैक ही स्लाइड पर हो भाई, कहां इतना धीरे लिखोगे तो कैसे चलेगा भाई। जैसे प्लेटो ने मान लिया था कि आत्मा क्या है, सॉरी न्याय क्या है, आत्मा का गुण है, यह सद्गुण है। कहता है अरस्तु की सिर्फ सद्गुण नहीं है, बल्कि यह सद्गुण का व्यवहारिक स्वरूप जो है वह न्याय है। विवेकी होना अलग बात है और विवेक सम्मत आचरण करना न्याय है। साहसी होना अलग बात है, परंतु साहसपूर्ण व्यवहार करना न्याय है। यानी सिर्फ और सिर्फ अगर आप न्याय को सिर्फ सद्गुण तक मानते हैं तो यह न्याय की व्याख्या अत्यंत सीमित है। अरस्तु कहता है कि प्लेटो की भांति न्याय को आत्मा का गुण या सद्गुण नहीं मानना चाहिए, बल्कि यह सद्गुण का व्यवहारिक प्रयोग को न्याय कहता है। इसी में आगे लिखते हैं, देखिए, विवेकी होना, विवेक सद्गुण है, परंतु विवेक के आधार पर, परंतु विवेक के आधार पर विवेकपूर्ण आचरण करना न्याय है। यानी विवेकी होना अलग बात है, ज्ञानी होना अलग बात है, लेकिन ज्ञान के आधार पर, विवेक के आधार पर आचरण करना यह न्याय की मांग है।
अन्य सभी सद्गुणों की तुलना में, चलते हैं पैरा, स्लाइड चेंज कर रहा हूं, देखिए, अन्य सभी सद्गुणों की तुलना में न्याय सर्वोच्च सद्गुण, न्याय सर्वोच्च सद्गुण है, क्योंकि शेष सभी सद्गुण न्याय का ही अनुसरण करते हैं। बैक किसी का छूट गया है क्या, देख लो एक बार। विवेक सद्गुण है, परंतु विवेक के आधार पर विवेकपूर्ण आचरण करना न्याय है। अन्य सभी सद्गुणों की तुलना में न्याय सर्वोच्च सद्गुण है। ये कौन कह रहा है? अरस्तु। क्यों सद्गुण है? क्योंकि शेष सभी सद्गुण किस पर आधारित है, किसका अनुसरण करता है? तो वह न्याय का ही अनुसरण करता है। अब देखो, न्याय की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए प्लेटो करता क्या है, तो न्याय के दो स्वरूप की चर्चा करता है। न्याय के दो स्वरूप, थोड़ा पहले फिगर बनाता हूं, फिर आपको समझाता हूं। पहला जो है उसको वो कहता है जनरल जस्टिस, सामान्य न्याय। जनरल जस्टिस। और दूसरे को वो कहता है विशिष्ट न्याय, पर्टिकुलर जस्टिस, विशिष्ट न्याय। यानी न्याय के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए अरस्तु न्याय के दो स्वरूप की चर्चा करता है। पहला सामान्य न्याय और दूसरा विशिष्ट न्याय। सामान्य न्याय का संदर्भ जो उचित अनुचित की संकल्पना से है, यानी सद्गुण और औचित्य से है कि कोई भी सद्गुण क्या है, उसका उचित है या अनुचित है, उसका क्या औचित्य है, यह सामान्य न्याय के अंतर्गत है। जबकि विशिष्ट न्याय के अंतर्गत मूल रूप से आपको यही समझना है, दो न्याय के प्रकार हैं। एक को कहता है वितरण मूलक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, वितरण मूलक न्याय, और दूसरे को संशोधनात्मक न्याय। यानी अरस्तु न्याय को समझाने के लिए दो प्रकार से न्याय के स्वरूप की चर्चा करता है, और उसमें वह दो प्रकार पहले बताता है। पहला है सामान्य न्याय, जिसका संदर्भ किससे है? सद्गुण से है। ईमानदारी क्या है, सच्चरिता क्या है, वह कितनी मात्रा में होनी चाहिए अथवा नहीं होनी चाहिए उसकी। दूसरा जो है वह विशिष्ट न्याय। अरस्तु कहता है कि किसी भी राज्य के लिए सामान्य न्याय की तुलना में विशिष्ट न्याय प्रदान करना उसका मूल कर्तव्य है। और इन विशिष्ट न्याय के अंतर्गत भी जो वितरण मूलक न्याय है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसी पर पूरे राज्य का टिका हुआ है कि कोई राज्य अपने नागरिकों के मध्य पद, संसाधन, सम्मान, प्रतिष्ठा, पारितोषिक का वितरण किस मात्रा में करता है। यानी कोई राज्य अपने नागरिकों के मध्य वह संसाधनों का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का, आय का वितरण किस आधार पर करता है, यह सबसे बड़ी राज्य के लिए न्याय प्रदान करते वक्त
वितरण मूलक न्याय प्रदान करना सबसे कठिन है और किसी भी राज्य की सफलता असफलता इसी पर आधारित है। अब देखिए, राज्य के लिए सभी लोग समान महत्व के हो सकते हैं, परंतु अरस्तु कहता है कि राज्य के लिए सभी लोग समान महत्व के नहीं हैं। कुछ लोग राज्य को अधिक लाभ पहुंचाते हैं, यानी कुछ लोगों का राज्य के लिए अधिक महत्व है, तो समान के साथ समान और जो विशिष्ट है उसके साथ विशिष्ट व्यवहार करना चाहिए। विशिष्ट का मतलब यूनिक, जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिट है, योग्यता है, क्षमता है, उनको संसाधनों का वितरण करते वक्त अन्य की तुलना में अधिक मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, अनुदान प्रदान किया जाना चाहिए। अब देखो, यहीं से आपको समझना है, ये जो वितरण मूलक न्याय है, यही न्याय के लिए इतना हम लोग अब तक भूमिका पढ़ रहे थे। हमारा मेन सरोकार क्या था? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पर। यानी न्याय के दो स्वरूप हो गए, पहला सामान्य न्याय, दूसरा विशिष्ट न्याय। सामान्य न्याय सिर्फ इससे मतलब रखता है क्या सद्गुण है, उसका क्या औचित्य है। राज्य के लिए इन दोनों में महत्वपूर्ण कौन है? विशिष्ट न्याय। विशिष्ट न्याय के दो पार्ट हैं, पहला वितरण मूलक न्याय और दूसरा संशोधनात्मक न्याय। वितरण यानी राज्य किसका वितरण करे? आय का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का। यानी राज्य जब वितरण करे संसाधन का, तो उस वितरण का आधार क्या हो? राज्य की सफलता इसी पर टिकी, और सबसे ज्यादा हमें फोकस करना है इसी बात पर। चलते हैं, इसको थोड़ा नोट करते हैं। न्याय के दो स्वरूप लिखिए। अरस्तु न्याय के दो स्वरूप की चर्चा करता है। पहला सामान्य न्याय और दूसरा विशिष्ट न्याय। अरस्तु के लिए या अरस्तु के अनुसार राज्य को विशिष्ट न्याय प्रदान करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सामान्य न्याय का आशय संदर्भ सद्गुण एवं उसके औचित्य से है, वहीं विशिष्ट न्याय राज्य के संचालन हेतु सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य है। वहीं विशिष्ट न्याय राज्य के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है। नोट किया आपने? अब देखो, विशिष्ट न्याय को दो भाग में फिर वो बांटता है, और यहीं से वितरण मूलक न्याय का संदर्भ हमारा आएगा। तो अरस्तु क्या कहता है? न्याय के दो स्वरूप, पहला सामान्य जनरल जस्टिस और दूसरा पर्टिकुलर जस्टिस। किसी भी राज्य को फोकस किस पर अधिक करना चाहिए? पर्टिकुलर जस्टिस पर, विशिष्ट न्याय पर। और अरस्तु के अनुसार राज्य को विशिष्ट न्याय प्रदान करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
सामान्य न्याय क्या है कि क्या सद्गुण है, उसका औचित्य क्या है, ये सब है। परंतु विशिष्ट न्याय राज्य के संचालन हेतु सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे चुनौतीपूर्ण है। जहां कोई राज्य वितरण करने में असफल हुआ, राज्य में बहुत प्रकार की समस्याएं खुद ब खुद उत्पन्न हो जाएंगी। यानी वितरण मूलक न्याय जो है प्रदान करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसी विशिष्ट न्याय को पुनः अरस्तु दो भागों में आगे बांटता है। आगे बढ़ू, विशिष्ट न्याय को थोड़ा वितरण मूलक न्याय पर पूरा अब तक जितना आपने पढ़ा है अधिक ध्यान फोकस करना है। तो विशिष्ट न्याय के दो स्वरूप देखिए, पुनः अरस्तु विशिष्ट न्याय के दो प्रकारों की चर्चा करता है। पहला, वितरण मूलक डिस्ट्रीब्यूटिव न्याय। सबसे कठिन राज्य के लिए क्या है कि अपने नागरिकों के मध्य वह पद, प्राधिकार, सम्मान, संसाधन, आय, इन सब का वितरण वह किस आधार पर करे। यानी किसी भी राज्य के लिए अपने नागरिकों के मध्य पद, शक्ति, प्राधिकार, सम्मान, संसाधन आदि का वितरण करना सबसे कठिन कार्य है। क्योंकि राज्य के लिए प्रथम दृष्टया सभी नागरिक क्या है, बराबर है। परंतु कोई भी राज्य को संसाधनों का वितरण करते हुए सबको समान रूप में आय, पद, प्रतिष्ठा, शक्ति, प्राधिकार ये सब आवंटित नहीं करना चाहिए, वितरण नहीं करना चाहिए। बल्कि अरस्तु कहता है कि वितरण करते वक्त राज्य को उसके आनुपातिक महत्व का ध्यान रखना चाहिए। यानी आनुपातिक समानता का एक सिद्धांत बताता है कि जो लोग राज्य को जितना फायदा पहुंचाए उसको उतने अनुपात में आय, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान अधिक मिलना चाहिए। राज्य के लिए सभी बराबर नहीं है। राज्य को समान के साथ समान और असमान के साथ, यहां पर असमान का मतलब विशिष्ट है, यानी जो योग्यतावान है, क्षमतावान है। जैसे एग्जाम्पल से समझे, एक समाज के लिए एक स्वीपर की भी उतनी ही जरूरी है जितनी एक इंजीनियर, डॉक्टर या साइंटिस्ट या टीचर के लिए। तो समाज के लिए हर चीज, अगर स्वीपर ना आए, सफाई वाला नहीं आए, तो गंदगी फैल जाएगी, तमाम प्रकार की बीमारियां या अन्य समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। तो समाज के सम्यक संचालन हेतु एक झाड़ू देने वाले की भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी एक वैज्ञानिक की है। तो क्या झाड़ू देने वाले और एक शिक्षक या एक वैज्ञानिक, तीनों को समाज समान पद, प्रतिष्ठा प्रदान करता है? तीनों की सैलरी समान है क्या? यही बात अरस्तु ने आज से हजारों साल पहले कही कि राज्य को न्याय प्रदान करते वक्त सबसे अधिक ध्यान किस पर देना है? पहले तो विशिष्ट न्याय पर, और विशिष्ट न्याय पर में भी किस पर? तो यह वितरण मूलक न्याय। और वितरण करते वक्त राज्य को आनुपातिक समानता पर ध्यान देना चाहिए। यानी जिसने जिस मात्रा में समाज या राष्ट्र के लिए लाभ पहुंचाया है उसको उतनी मात्रा में संसाधन मिलने चाहिए। यानी समान लोगों के साथ, यहां पर ध्यान रखना, समान लोगों के साथ समान और असमान, यहां पर असमान का मतलब क्या हो गया? समथिंग डिफरेंट, यूनिक, विशिष्ट लोगों के साथ असमान व्यवहार करना चाहिए। कब? न्याय प्रदान करते वक्त। यानी जिसने जिस मात्रा में समाज को लाभान्वित किया है उसको उतना उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। सभी को समान हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, किसमें? वितरण करते वक्त। बल्कि जिसने जिस मात्रा में राज्य को लाभान्वित किया है, राज्य को लाभ पहुंचाया है, उसका आपेक्षिक महत्व अन्यों की तुलना में क्या है? अधिक।
तो एक न्यायप्रिय राज्य वह राज्य है जहां पर वितरण की गई वस्तु का आपेक्षिक महत्व जो आनुपातिक मात्रा के आधार पर निर्धारित होता है। समझ पा रहे हो क्या समझाना चाह रहा हूं? अरस्तु कह क्या रहा है कि वितरण करना, किस चीज का वितरण करना? आय का, पद का, संसाधन का, सम्मान का, प्रतिष्ठा, ये सब का। तो वितरण करते वक्त क्या सभी को समान रूप में संसाधन दे? जितनी सैलरी स्वीपर को दे उतनी ही हम मंत्री को दे, उतनी ही वैज्ञानिक को दे, उतनी ही डॉक्टर को। फिर समाज का संचालन कैसे होगा? समाज में लोग आगे बढ़ने की भावना ही खत्म हो जाएगी। तो जो लोग योग्यता जिनकी अधिक है उनको अधिक लाभ मिलना चाहिए। यही वितरण मूलक न्याय की उनकी अवधारणा है जो आज तक चली आ रही है, और इसी के कारण भविष्य में कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होगी। तो थोड़ा वितरण मूलक न्याय के बारे में संक्षेप में कुछ चीजें नोट करते हैं, लिखते हैं। लिखिए, अरस्तु विशिष्ट न्याय के अंतर्गत दो प्रकार की चर्चा करता है, जिसमें वितरण मूलक न्याय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें वितरण मूलक न्याय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। राज्य अपने नागरिकों के मध्य राजनीतिक पद, प्रतिष्ठा, राजनीतिक पद, प्रतिष्ठा, संसाधन, आय आदि का वितरण किस प्रकार करे, यह वितरण मूलक न्याय में, यह वितरण मूलक न्याय में शामिल है। अरस्तु इसके लिए आनुपातिक समानता, इसके लिए आनुपातिक समानता, प्रोपोर्शनल इक्वालिटी की बात करता है। इतना पहले नोट करो। आनुपातिक समानता, क्लास रुक गई है। अरस्तु इसके लिए आनुपातिक समानता, प्रोपोर्शनल इक्वालिटी की बात करता है। क्लास जा रही है ना? किसी बच्चे ने कमेंट किया, बताना। एनी प्रॉब्लम आपके एंड से? ठीक है। अब देखो अरस्तु क्या कहता है
कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राज्य के लिए विशिष्ट न्याय के अंतर्गत भी क्या है, वितरण मूलक न्याय, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस सबसे प्रोमिनेंट है, महत्वपूर्ण है। और इसका मतलब क्या है कि राज्य अपने नागरिकों के मध्य राजनीतिक पद, प्रतिष्ठा, संसाधन, आय आदि का वितरण किस प्रकार करे, यह वितरण मूलक न्याय में शामिल है। अरस्तु इसके लिए आनुपातिक समानता, प्रोपोर्शनल इक्वालिटी, जिसने जिस प्रोपोर्शन में राज्य के लिए फायदा पहुंचाया उसको उस प्रोपोर्शन में पद, प्रतिष्ठा, सम्मान मिलना चाहिए, यानी जिसका जितना योगदान उसके अनुरूप उसको संसाधन, आय, पद, सम्मान, शक्ति, प्राधिकार आदि का वितरण किया जाना चाहिए। सबको बराबर वितरण नहीं किया जाए। हां, चलते हैं आगे, लिखते हैं। अरस्तु के अनुसार, अरस्तु के अनुसार वितरण मूलक न्याय प्रदान करते वक्त सभी को समान अनुपात में आय, पद, प्रतिष्ठा, संसाधन आदि का वितरण न कर जिसने जिस मात्रा में समाज या राज्य के लिए योगदान दिया है उसके आधार पर वितरण किया जाना चाहिए। उसके आधार पर वितरण किया जाना चाहिए, अर्थात सभी को समान रूप से वितरण न कर समान के साथ समान एवं असमान के साथ असमान व्यवहार न्याय की मांग है। न्याय की मांग है। अब देखो कहता क्या है, इसको और आसानी से समझाता हूं, पहले इसको नोट कर लो। पहले समान के साथ समान एवं असमान के साथ असमान व्यवहार न्याय की मांग है, अर्थात न्यायपूर्ण वितरण वह है जिसमें वितरण की जाने वाली, न्यायपूर्ण वितरण वह है जिसमें वितरण की जाने वाली
वितरण की जाने वाली वस्तु का आनुपातिक महत्व उसे प्राप्त करने वाले लोगों के अनुरूप हो। अब जैसे मान लो ये समाज है, समाज में जो है यहां पर कोई शिक्षक है, कोई चपरासी है, कोई जो है कूड़े वाला है, कोई जो है वह वैज्ञानिक है ना, कोई जो है वह दुकानदार है, कोई बेरोजगार है। अब देखो समाज के लिए क्या डिस्ट्रीब्यूट समाज को करना है, इसको आपको समझना है। समाज को क्या करना है? पद प्रदान करना है। समाज को क्या करना है? प्रतिष्ठा प्रदान करना है। समाज को क्या बांट देना है? शक्ति, प्राधिकार, इन सब को प्रदान करना है। आय, किसको कितना वेतन, संसाधन तक पहुंच या संसाधन की उपलब्धता, समाज के लिए सभी जो है सभी एक संदर्भ में उपयोगी है। तो क्या राज्य या संसाधनों का वितरण या शक्ति, पद, प्रतिष्ठा का वितरण करते वक्त शिक्षक को भी उतना ही सम्मान दे, उतना ही वेतन दे जितना एक कूड़े वाले को दे? यानी एक तरफ दो प्रकार के लोग हैं, एक है समान लोग जिसमें एक समान गुण वाले, औसत दर्जे वाले सभी व्यक्ति हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ विशिष्ट लोग हैं जो अधिक क्या हैं? क्षमतावान हैं। अगर इन दोनों के साथ समान व्यवहार किया गया संसाधनों के वितरण के वक्त, यानी समान इनको वितरण करते वक्त एक ही चीजें प्रदान की जाए, तो फिर समाज के लिए मोटिवेशन ही क्या होगा? खत्म हो जाएगा। समाज का विकास ही नहीं हो पाएगा, राज्य का विकास ही नहीं हो पाएगा। तो अरस्तु कहता है कि कुछ लोग समान हैं और कुछ लोग क्या हैं? असमान, मतलब विशिष्ट हैं। उनमें अधिक क्या है? योग्यता है, उनमें अधिक क्या है? क्षमता है। ऐसी स्थिति में जब आप पद, प्रतिष्ठा, शक्ति, प्राधिकार, सम्मान, आय, संसाधन आदि का वितरण करें, तो एक दुकानदार, एक बेरोजगार और एक कूड़े वाले में समानता भले आप रखें, लेकिन एक वैज्ञानिक, एक शिक्षक को आपको अधिक महत्व देना पड़ेगा। यही अरस्तु का वितरण मूलक न्याय सिद्धांत है ना। किसका पीछे छूट गया था? देखो दुर्गेश भाई, बहुत स्पीड स्लो है आपकी दुर्गेश, बहुत सबसे धीरे लिखते हो क्लास में, स्पीड बढ़ाओ। समान के साथ समान और असमान के साथ असमान व्यवहार न्याय की मांग है। कठिन लगेगा थोड़ा समझने में, जब घर पर इसको पढ़ोगे ना तो क्लियर हो जाएगा, है ना। असमान व्यवहार किसकी मांग है? न्याय की मांग है। अर्थात न्यायपूर्ण वितरण किसको हम कहेंगे? न्यायपूर्ण वितरण वह वितरण है जिसमें वितरण की जाने वाली वस्तु का आनुपातिक महत्व उसे प्राप्त करने वाले लोगों के अनुरूप हो। एक साइंटिस्ट की सैलरी मान लीजिए 2 लाख रुपए, एक लेक्चरर की सैलरी मान लीजिए 1.5 लाख रुपए है, एक शिक्षक की सैलरी मान लीजिए 50,000 रुपए है, और एक स्वीपर की सैलरी 30,000 रुपए है। ये उनकी योग्यता के संदर्भ में है, उनके समाज के लिए किए जाने वाले कार्यों के संदर्भ में है। यह बात कौन कह रहा था? अरस्तु, कि राज्य के लिए वितरण मूलक न्याय अधिक महत्वपूर्ण है, और यह वितरण मूलक न्याय किसी भी राज्य का आधार है। अब देखो इससे समस्या क्या होगी? अगर मान लीजिए ऐसा होगा तो फिर हो सकता है कि कुछ लोग अधिक क्षमतावान होंगे और उनको अधिक लाभ मिल जाएगा, और कुछ लोग अधिक क्षमतावान नहीं होंगे, उनको लाभ नहीं मिलेगा। कुछ लोग जो विद्वान बने हैं, जो वैज्ञानिक बने हैं, उसके पीछे
हो सकता है कुछ अन्य दशाएं भी कार्यरत हो। यानी वितरण करते वक्त हम यह मान बैठे कि ये लोग जो विशिष्ट लोग हैं, इनकी क्षमता के आधार पर बने हैं, इसमें समाज का कोई योगदान है, यह भी तर्कसंगत है क्या? नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक समस्या आ गई। तो पहले वितरण मूलक न्याय और फिर थोड़ा संशोधनात्मक न्याय, एक लाइन बस उसको नोट कर लो। आगे हम लोग जब जैसे ही उदारवाद में आएंगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो आपको अभी रेलिवेंट नहीं लग रही है साधना, वो आगे रेलिवेंट क्या, महा रेलिवेंट लगने लग जाएगी, है ना। पहला क्या था? वितरण मूलक न्याय। दूसरा संशोधनात्मक न्याय। संशोधनात्मक न्याय। देखिए, अरस्तु संशोधनात्मक न्याय, अरस्तु इसके अंतर्गत राज्य एवं नागरिक के संदर्भ में विभिन्न संविदा, कानून आदि की चर्चा करता है। अब देखो, हमारे लिए अब तक जितना हमने पढ़ा उसमें काम की बातें सिर्फ और सिर्फ वितरण मूलक न्याय है, उस पर हमें ध्यान रखना है। यानी पूरा का पूरा अब तक का जो दर्शन आपने पढ़ा उसमें निष्कर्ष क्या आ रहा है कि न्याय की मांग है कि जो अधिक क्षमतावान लोग हैं उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, और जो कम क्षमतावान या योग्यतावान है उसके साथ न्याय करते वक्त कहीं ना कहीं भेदभाव भी उचित है। कि अगर एक स्वीपर को 20,000 रुपए सैलरी मिल रही है तो यह उसकी कार्य या योग्यता के कारण है, और एक वैज्ञानिक को यदि 2 लाख रुपए सैलरी मिल रही है तो यह उसकी योग्यता के कारण है। यानी यह दोनों को सैलरी में अंतर जो है वो न्याय की मांग है। यह बात कौन कह के चला गया? अरस्तु। अब देखो, ये बातें कब की है? ईसा से 4वीं शताब्दी 3री शताब्दी की ये सारी बातें चल रही है। थोड़ा सा अब हम पुरानी बातों को भूलकर न्याय का आधुनिक संदर्भ पर सीधे चले आते हैं, और सीधे 17वीं शताब्दी के बाद हम न्याय की व्याख्याओं पर, जहां सामाजिक न्याय का संदर्भ आएगा, उस पर फोकस करते हैं। तो अगला एक हम मत देखते हैं, उसमें उदारवाद के संदर्भ में न्याय का विचार, कि जो उदारवादी विचारक है वो न्याय को किस रूप में रखेंगे, थोड़ा इसको समझते हैं। जैसे अब पहले तो उदारवाद, बचपन से लेकर अब तक आप पढ़ते आ रहे हैं लिबरलिज्म, उदारवाद यह कैसी विचारधारा है? उदारवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जो मानता है कि व्यक्ति क्या है, एक तार्किक प्राणी है, मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है। अगर वह तार्किक प्राणी है तो वह अपने बारे में स्वयं बेहतर निर्णय ले सकता है। यदि मानव को बंधनों से मुक्त कर दिया जाए तो वह अपना विकास कर सकता है, और इस प्रकार समाज का विकास हो सकता है। यानी उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जो कहता है कि मानव एक तार्किक प्राणी है, मैन इज अ रैशनल एनिमल, और तार्किक प्राणी है। अतः यह, पहले समझ लेना फिर लिखते हैं, अतः यह अपने जीवन के बारे में श्रेष्ठ निर्णय ले सकता है, निर्णय ले सकता है। अब देखो, ये जो है उदारवाद की ये सब बेसिक एजम्पशंस है। जनरल जस्टिस समझाया तो चंचल, जनरल जस्टिस में क्या है, क्या उचित है, अनुचित है, यानी जो भी उचित औचित अनुचित है बातें उसको रखा है उन्होंने। अधिकतर उनका मूल जो बल है वह पर्टिकुलर जस्टिस पर है। अब देखो,
उदारवाद न्याय को कैसे व्याख्या करेगा? तो अपनी मूल मान्यताओं के आधार पर। उदारवाद की बेसिक प्रपोजिशंस क्या है, जंक्शंस क्या है कि मनुष्य एक तार्किक प्राणी है, अतः यह अपने जीवन के बारे में श्रेष्ठ निर्णय ले सकता है। अगर श्रेष्ठ निर्णय तभी ले सकता है यदि वह बंधनों से मुक्त हो। यदि मानव को बंधनों से मुक्त कर दिया जाए, किसका बंधन? राज्य का बंधन, समाज का बंधन, धर्म का बंधन। यदि मानव को बंधनों से मुक्त करोगे और स्वतंत्र कर दोगे तो मनुष्य अपना विकास कर पाएगा। यह बात उदारवाद की मूल मान्यताओं में है। उदारवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जिसकी मूल मान्यताएं यह है। तो दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि यदि मानव को बंधनों से मुक्त कर दिया जाए, बंधनों से मुक्त कर दिया जाए, अर्थात स्वतंत्रता प्रदान की जाए, अर्थात स्वतंत्रता प्रदान की जाए तो उसका विकास हो जाएगा। अब देखो, उदारवाद कहता है कि हर व्यक्ति को कुछ बुनियादी अधिकार मिले हुए हैं जो प्राकृतिक रूप से हैं, जैसे जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्र रहने का अधिकार, व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार। यही आपको समझना है। कहता है कि कुछ व्यक्तियों को अधिकार नेचुरल मिले हैं, प्राकृतिक अधिकार व्यक्तियों को मिले हुए हैं। क्या प्राकृतिक अधिकार है? यह आप नेचुरल जस्टिस कह सकते हैं, राइट्स कह सकते हैं। क्या? तो स्वतंत्रता का अधिकार। यह कहता है जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। और देखो, तीसरा जो है वो कहता है व्यक्तिगत। अभी लिखवाऊं, जब लिखना रहेगा मैं बताऊंगा, गौर करो, यहां से समझ में, यहीं से पूरा समझ में आएगा। व्यक्ति जीवन जीने का अधिकार, व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार। अब समझना, व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार। अब देखो, उदारवाद ने क्या समस्या क्रिएट कर दिया। जैसे ये कहता है कि मनुष्य एक तार्किक प्राणी है, अपने जीवन के बारे में निर्णय ले सकता है, उसे बंधनों से आजाद कर दो, स्वतंत्र कर दो, वह अपना विकास कर पाएगा। मनुष्य जो है उसे बंधनों से मुक्त करने में, विशेषकर राज्य व धर्म के बंधन से उसे स्वतंत्र कर दो। यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ मूल अधिकार या प्राकृतिक अधिकार मिले हुए हैं। जीवन जीने का अधिकार है, इसी प्रकार उसको स्वतंत्रता का अधिकार है और व्यक्तिगत संपत्ति का। यहीं से व्यक्तिगत संपत्ति को आपको पकड़ना है। जैसे ये क्या कहता है कि हर व्यक्ति में जो बौद्धिक क्षमता है वो प्रकृति प्रदत्त होती है। सभी व्यक्ति बुद्धि उसकी प्रभावी या तेज नहीं होती। कुछ लोगों की बुद्धि अधिक होती है, वह अपने उस विशिष्ट क्षमता का स्वामी है। अतः यदि उसने अपनी व्यक्तिगत क्षमता से कोई धन अर्जित किया है तो यह जो व्यक्तिगत संपत्ति है यह उसका अपना अधिकार है, एक प्राकृतिक अधिकार है। जैसे एग्जांपल से समझे, मार्क जुकरबर्ग, सुना है फेसबुक? इस फेसबुक का मालिक जो पूरी दुनिया में वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनी में आज ये कंपनी है, तो यह मार्क जुकरबर्ग ने अपने बौद्धिक कौशल, प्रतिभा के आधार पर यह साम्राज्य खड़ा किया है। तो उसकी प्रतिभा से मिलने वाले लाभों से उसे वंचित न किया जाए, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत संपत्ति उसकी बौद्धिक क्षमताओं से उसे हासिल हुई है। तो यह जो उदारवाद है यह कहता है कि मानव को यह अधिकार मिले। कहता है प्रत्येक व्यक्ति की यह जो जीवन है एक दौड़ के समान है। हाँ, जो भी है, प्रत्येक व्यक्ति का यह जो जीवन है एक दौड़ के समान है, जिसमें लोग पूरी ऊर्जा के साथ भाग लेते हैं। जो अधिक सक्षम है वो आगे निकलता है और जो कमजोर है वह पीछे रहता है। राज्य का काम खेल के नियम को बनाना, और राज्य का काम क्या करना, एक रेफरी की भांति है कि वह सिर्फ यह देखे कि कोई खेल के नियम का हनन न करे। अब देखो यहां से होगा क्या, अगर ऐसी व्याख्या होने लगेगी तो न्याय के आधार पर कोई गरीब है, कोई अमीर है, इस प्रकार की विचारधारा में अमीर अमीर है क्योंकि उसके पास बौद्धिक क्षमता अधिक, और गरीब गरीब है क्योंकि उसके पास कहीं ना कहीं बौद्धिक क्षमता का अभाव है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट,
जो लोग योग्य हैं, सक्षम हैं, वही जीवित रहेंगे, वही आगे बढ़ेंगे, ऐसी विचारधारा अगर आएगी तो कहीं ना कहीं न्याय की व्याख्या ही क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अरस्तु ने भी कुछ ऐसी ही बातें कही थी कि वितरण मूलक न्याय प्रदान करते वक्त जो लोग अधिक सक्षम हैं, योग्य हैं, उनको अधिक लाभान्वित करो और जो कम सक्षम है उनको कम लाभ मिले। यही बात 17वीं शताब्दी में कौन कहने लगे, उदारवादी विचारक। जितने भी उदारवादी विचारक हुए वो सभी इस बात को कहने लगे और कहने लगे कि व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता से जो भी उपार्जित करता है, अर्जित करता है, यह व्यक्तिगत संपत्ति भी उसका अपना है। अब देखिए, अगर ऐसी व्याख्याएं होने लगेगी तो फिर समाज के स्तर पर अमीर और गरीब दोनों वर्ग के मध्य न्याय प्रदान करते वक्त हम क्या कहेंगे कि अमीर इसलिए अमीर है क्योंकि उनके पास अधिक प्रतिभा है, अधिक क्षमता है, और गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वो प्रतिभा विहीन है। अगर न्याय की ऐसी व्याख्या होगी तो कहीं ना कहीं संतुलन ही क्या होगा, बिगड़ जाएगा। जो व्यक्ति अपनी क्षमता से अर्जित करता है, क्या उसमें समाज की, राज्य की कोई भूमिका नहीं होती? कई ऐसे गरीब घरों में जन्म लेने वाले बच्चे हैं जो गरीबी के कारण जुकरबर्ग नहीं बन पाए। इसमें उन व्यक्ति, उस बच्चे का क्या दोष है? कई ऐसे लोग हैं जिनकी प्रतिभा होने के बावजूद वह प्रतिभा प्रस्फुटित नहीं हो पाई, विकसित नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि घर की परिस्थितियां उनके मद्देनजर नहीं थी। जब उदारवाद न्याय की व्याख्या करेगा तो कहेगा न्याय में स्वतंत्रता को तरजीह देनी चाहिए, मुक्त बाजार प्रणाली होनी चाहिए, लेसेस फेयर व्यापार के क्षेत्र में भी राज्य को न्यूनतम या अहस्तक्षेप की नीति का पालन करना चाहिए। यानी अब देखो, न्याय की व्याख्या जो हो रही है वह कहीं ना कहीं वह समानुपातिक नहीं है, वह सभी वर्ग का ध्यान रखकर न्याय प्रदान किए जाने की बात नहीं करती। और इस कारण न्याय का संतुलन ही क्या होगा, बिगड़ जाएगा। कुछ लोग अपनी क्षमता के बदौलत आगे बढ़ जाएंगे और अधिकांश लोग क्या हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। न्याय की ये जो व्याख्या है यह आने वाले समाज के लिए, संसार के लिए सही नहीं है। परंतु अगर योग्य व्यक्ति का सम्मान न किया जाए तो किसी भी समाज के विकास का पहिया ही क्या होगा, रुक जाएगा। जो प्रतिभावान है, क्षमतावान है, यदि उनको संसाधन, आय, पद, प्रतिष्ठा अधिक न दिया जाए फिर समाज का विकास भी क्या होगा, अवरुद्ध हो जाएगा। अब यहीं से न्याय संबंधित व्याख्या में कठिनाई आनी स्टार्ट हुई कि जो बातें अरस्तु ने कही वही बातें उदारवादियों ने नए संदर्भ में दोहराई और इसको लेकर समस्या उत्पन्न होनी स्टार्ट हुई। तो थोड़ा सा उदारवाद के बारे में लास्ट में नोट कर लो, उसके बाद कल की क्लास में आगे देखेंगे। चलते चलते उदारवाद के बारे में थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। मैं लिखता हूं, नोट क्या करोगे आप, मैं लिखूंगा ही। तो क्या शीर्षक बनाया था, उदारवाद की न्याय संबंधित मत। देखिए, अरस्तु के वितरण मूलक न्याय, वितरण मूलक न्याय की संकल्पना को आधार मानकर 17वीं सदी के पश्चात उदारवाद विचारकों ने न्याय संबंधित अपनी व्याख्याएं प्रस्तुत की। उदारवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जिसकी मूल मान्यताएं निम्न हैं। पहला,
मनुष्य एक बौद्धिक एवं तार्किक प्राणी है जो अपने जीवन के बारे में सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने में सक्षम है। सर्वश्रेष्ठ निर्णय सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने में सक्षम है। लिख लिया। मनुष्य एक बौद्धिक एवं तार्किक प्राणी है जो अपने जीवन के बारे में सर्वश्रेष्ठ निर्णय ले पाने में कैपेबल है, सक्षम है। दूसरा पॉइंट लिखिए, व्यक्तिक यानी व्यक्तिगत तथा सामाजिक हित में कोई अंतर विरोध नहीं है। यही आपको समझना है। व्यक्तिक इंडिविजुअल हित एवं सामाजिक हित में कोई अंतर विरोध नहीं है। थोड़ा इसको समझ लो, ये क्या कहता है। व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में कोई अंतर विरोध नहीं है। अगर एक व्यक्ति का भला होगा तो उससे समाज का भी भला होगा। जैसे मान लीजिए अंबानी का भला हुआ तो अंबानी ने पूरा अंपायर खड़ा किया और आज हजारों लोग उस अम्ब्रेला के तहत, उस छत के नीचे, अंबानी के फर्म के नीचे कार्यरत हैं। तो ये कहना कि व्यक्ति का भला हो रहा है उससे समाज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यह उदारवादी इस मान्यता का खंडन करते हैं। कहते हैं चाहे व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में कोई विशेष अंतर विरोध नहीं है, कि अगर व्यक्ति का लाभ होगा तो उससे समाज भी कहीं ना कहीं लाभान्वित होगा, क्योंकि समाज एक बृहत्तर संरचना है। उसकी इकाई क्या है? मनुष्य या व्यक्ति है। तो व्यक्ति का व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में कोई अंतर विरोध नहीं है। तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति को कुछ मूलभूत या मौलिक, आप लिख सकते हैं, कुछ मौलिक या प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं, जैसे स्वतंत्रता अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ मौलिक या प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार आदि। बढ़ूं आगे। स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन एक दौर या प्रतिस्पर्धा के समान है।
जहां व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता के साथ भागीदार बनता है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन एवं आपसी संबंध, ऐसे लिख लो, एवं आपसी संबंध एक दौड़ या प्रतिस्पर्धा के समान है, जहां व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता के साथ, समझा रहा हूं, पहले लिख लो इसको, भागीदार बनता है, भाग लेता है, पूर्ण क्षमता के साथ भाग लेता है, भागीदार बनता है, थोड़ा अगर कठिन लग रहा हो तो ऐसे लिख लो, भाग लेता है, क्षमता के साथ भाग लेता है। राज्य का यह कार्य है कि वह सिर्फ यह देखे कि कोई खेल या प्रतिस्पर्धा के नियम का उल्लंघन न करे, नियम का उल्लंघन न करे। अब देखो, हाँ सेकेंड पॉइंट आ रहा हूं सुमित, पहले नोट तो करो भाई। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन और आपसी संबंध क्या है? एक दौड़ के समान है, प्रतिस्पर्धा के समान है। जैसे आप एग्जाम को ही ले ले, क्या है? एक प्रतिस्पर्धा ही है, दौड़ है। सब कोई अपनी पूरी क्षमता के साथ इसमें भागीदार है। जो योग्य है वो आगे बढ़ेगा और जो योग्य नहीं है वो पीछे रह जाएगा। यानी जीवन या आपसी संबंध, समाज क्या है? एक प्रतिस्पर्धा है, दौड़ है, जहां सब कोई अपनी पूरी क्षमता के साथ इस मैदान में आता है। जो हुसैन बोल्ट है वो गोल्ड मेडल ले जाएगा और जो क्षमतावान नहीं है वो लाइन से पहले ही दम तोड़ देगा। ये सब बातें मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? उदारवाद की मूल मान्यताएं। अब अगर ऐसा होगा तो जो अधिक क्षमतावान है वही सरवाइव कर पाएगा, परंतु क्षमतावान बनने के पीछे कुछ ना कुछ परिस्थितियां भी रही होंगी, है ना? प्रत्येक व्यक्ति का जीवन एवं आपसी संबंध एक दौड़ या प्रतिस्पर्धा के समान है, बराबर है, जहां व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता के साथ भाग लेता है। राज्य का यह कार्य है कि वह सिर्फ यह देखे कि कोई प्रतिस्पर्धा या खेल के नियम का उल्लंघन न करे। इसको कहते हैं नाइट वॉचमैन स्टेट। एक राज्य जो है वो प्रहरी है, वो अनावश्यक प्रतिस्पर्धा में हस्तक्षेप न करे, सिर्फ यह देखे कि कोई खेल के नियम का उल्लंघन न करे। अब देखो, अगर ये सारी विचारधारा होगी तो समाज के स्तर पर कोई आगे बढ़ जाएगा और कोई पिछड़ जाएगा। हो सकता है कि कोई क्षमतावान है परंतु कुछ परिस्थिति ऐसी आई कि वह क्षमता के बावजूद उस दौड़ में पिछड़ गया। यही बातें उदारवादियों ने अपनी मान्यताओं के साथ न्याय की व्याख्या के क्रम में की। अब देखो सेकंड पॉइंट, इसको जरा समझते हैं। कहता है व्यक्तिगत हित, जैसे मान लो ए का हित और एक तरफ समाज का हित। मान लो यह समाज है एक्स, जिसमें ए बी सी डी ई सभी लोग हैं। समाज का हित क्या है? कि समाज का सामाजिक आर्थिक विकास हो रहा है। अगर ए का, व्यक्ति का विकास हुआ तो ए के विकास से समाज को भी लाभ होगा। यह बात कौन कहता है? उदारवादी। कि व्यक्तिगत हित यानी मेरा अगर विकास हो और समाज का विकास ना हो, ऐसा नहीं होता। व्यक्ति समाज की इकाई है, अगर व्यक्ति का विकास होगा तो समाज का भी विकास होगा। यानी व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में कोई अंतर विरोध नहीं है। अगर न्याय की व्याख्या ऐसी रहेगी तो उससे समस्या क्या होगी? कम होने की बजाय और गंभीर हो जाएगी। और यही बातें न्याय की व्याख्याओं में आगे हम देखेंगे। अब इसी की प्रतिक्रिया में मार्क्सवाद आ जाएगा और उन दोनों की प्रतिक्रिया में जॉन रॉल्स का सामाजिक न्याय संबंधित सिद्धांत आ जाएगा। तो आज मूल मान्यताओं तक रुको, कल मैं दोबारा जो है यहां तक आऊंगा, फिर संक्षेप में
आगे न्याय का उदारवादी मत देखूंगा। दर्शन है बस नेक्स्ट क्लास जो भी होगी तब तक ही समस्या आपको है, उसके बाद तो फिर कॉमन। तो उसको समझने के लिए थोड़ा ये सारा डिबेट बहस दर्शन समझना होगा बच्चों। फिर बोल रहा हूं एनसीईआरटी वाली जो किताब है कक्षा 11 की राजनीतिक सिद्धांत, उसमें समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय वाला टॉपिक अच्छे से घर पर 2-3 रीडिंग देकर पढ़ लेना। अगली क्लास में मजा आ जाएगा और समझ पाओगे। ठीक है, फिलहाल इतना ही रखने दिया जाए, है ना। चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं। संडे तो क्लास नहीं होती, मंडे को ही होगी। तो फिर अगली कक्षा में हम लोग न्याय के मार्क्सवादी सिद्धांत और न्याय के अन्य पक्ष और संवैधानिक प्रावधान मार्क्स अम्बेडकर थोड़ा सा और आयाम को देखेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। गुड इवनिंग, थैंक यू। उसको बोला